हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10 के फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। इस चैप्टर में से पहला टॉपिक लेके आया हूँ मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आइए जानते हैं हम लोग मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र के बारे में। उसकी संरचना या रचना इस तरह से प्रदर्शित है चित्र में। तो नेत्र का जो गोला होता है, जिसको आई बॉल कहते हैं, ये पूर्ण रूप से गोलाकार आकृति का नहीं होता है। इसके सामने एक भाग उभरा हुआ रहता है और यह जो नेत्र गोला होता है वह एक दृढ़ और अपारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है, जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। स्क्लेरोटिक बोला जाता है, इसको स्क्लेरोटिक बोला जाता है दृढ़ पटल को। और इसका जो नेत्र गोले का जो सामने का भाग होता है उभरा हुआ रहता है, और यह उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं। और ये पारदर्शी होता है और इसी में से प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली रहती है, जिसको आइरिस बोला जाता है। और आइरिस के का मध्य बिंदु पर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम लोग नेत्र तारा या पुतली भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्यूपिल बोला जाता है। और नेत्र तारा जो होता है उसी में से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो जो नेत्र तारा होता है या पुतली होती है, उसकी यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप वो बड़ा हो जाता है, ताकि उसमें एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश प्रवेश कर सके। फिर इसके बाद आइरिस के बाद नेत्र लेंस होता है, जो मांसपेशियों पर टिका रहता है। और नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है बाहर से अंदर की ओर बढ़ती जाती है, और यह कई परतों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से इसका जो माध्य अपवर्तनांक होता है वह 1.44 होता है। और इसके बाद ये नेत्र लेंस और आइरिस के बीच एक नमकीन द्रव भरा रहता है, जिसको जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस हेमर बोला जाता है। और ये जलीय द्रव होता है, इसका अपवर्तनांक, ये पारदर्शी द्रव होता है, इसका भी अपवर्तनांक लगभग 1.33 के आसपास होता है। अब इसके बाद आते हैं नेत्र लेंस के अंदर या नेत्र के गोले के अंदर एक और पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग कांच द्रव कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका भी माध्य अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक नेत्र लेंस से दूसरे छोर की तरफ इसका अपवर्तनांक घटता जाता है, और इसका माध्य अपवर्तनांक भी लगभग 1.33 के आसपास होता है। अब इसके बाद ये जो नेत्र का गोला होता है, इसमें एक दूसरी परत रहती है, इसके अंदर बीच वाली परत होती है, और वह होती है रंगीन और काले रंग की परत होती है। काले और मोटी परत होती है, जिसको हम लोग कोरोइड कहते हैं। और ये काले रंग की होती है। विशेषता है इसकी यह होती है कि ये नेत्र के अंदर अधिक मात्रा में जो प्रकाश पहुंचता है उसको अवशोषित कर लेता है, ताकि उसमें परावर्तन की क्रिया न हो सके। तो ये कोरोइड की विशेषता होती है। और नेत्र के गोले का जो एकदम अंदर वाला परत होता है, इसके अंदर वाली परत, ये रंगीन और पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दिखाई देता है। रेटिना के ठीक मध्य बिंदु पर एक पीले रंग का बिंदु होता है, जिसको पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, स्वच्छ होता है। अब इसके बाद नेत्र के गोले को छेदते हुए कुछ सिराएं इसमें प्रवेश करती हैं, जिसको प्रकाश सिरा कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व्स
या प्रकाश सिरा नेत्र के जिस बिंदु को छेदते हुए प्रवेश करती है उस बिंदु को बोलते हैं अंध बिंदु, कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु पर किसी भी प्रकाश की किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अब ये हो गया नेत्र लेंस की संरचना या रचना के बारे में। अब इसमें बताया जाता है कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु को कैसे देखा जाता है या नेत्र से वस्तुओं को देखना। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कार्निया होता है, सबसे पहले कार्निया पर प्रकाश किरणें गिरती हैं। तो जो कार्निया होता है वह पारदर्शी झिल्ली होता है, तो इसमें से प्रकाश किरण प्रवेश करके आइरिस पर पड़ती है। आइरिस के ठीक मध्य बिंदु पर नेत्र तारा या पुतली होता है, उसमें से वह प्रकाश किरण प्रवेश करके जलीय द्रव में से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कांच द्रव में पड़ती है और कांच द्रव से होते हुए रेटिना पर फोकस हो जाती है और वहीं पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन उस बने हुए प्रतिबिंब का संदेश प्रकाश सिरा के माध्यम से या प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है। तो मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर सीधा प्रतीत करता है या उसको सीधा अनुभव करता है। तो इस तरह से मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है। और जो मानव नेत्र है उसकी संरचना में उसके मुख्य जितने भी भाग होते हैं उनको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। पहला इसमें है दृढ़ पटल, जिसको इस रोटिक बोल सकते हैं। दूसरा है कार्निया, तीसरा आइरिस, चौथा पुतली या नेत्र तारा जिसको प्यूपिल बोला जाता है। फिर इसके बाद है नेत्र लेंस जिसको आई लेंस बोला जाता है। जली द्रव होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको। फिर कांच द्रव होता है, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। पोरोइड है, रेटिना होता है, प्रकाश सिरा होता है, ऑप्टिक नर्व्स होता है। फिर अंध बिंदु होता है ब्लाइंड स्पॉट। फिर उसके बाद पीत बिंदु येलो स्पॉट। इतने ये मानव नेत्र की संरचना के अंतर्गत ये इतने भाग उसमें पाए जाते हैं। तो ये है मानव नेत्र की संरचना और इसके कार्य, नेत्र के मानव नेत्र के कार्य क्या है उसको संरचना के माध्यम से समझाया गया। के बाद हम लोग जानेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें हम लोग सीखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसमें होता है कि जब नेत्र दूर स्थित वस्तु को देखता है या अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है तो उस वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती है और वहां से अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर फोकस हो जाती है, जहां पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इस अवस्था में नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह अधिकतम होती है। और जब ये अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है तो उस समय इसकी मांसपेशियां श्रांत रहती हैं, ढीली हुई रहती हैं, ढीली रहती हैं, यानी पक्षमाभि पेशियां भी उसको बोलते हैं, सिलेरी मसल्स भी कहते हैं उसको। तो वो ढीली रहती हैं, तो इस तरह से उसके तलों की वक्रता त्रिज्या अधिक रहती है और फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को इसकी फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन जैसे ही नेत्र समीप की वस्तु को देखता है तो उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह अपवर्तन के पश्चात उसका पुनः फोकसन रेटिना पर हो जाता है, यानी उसका प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो इस अवस्था में वह अपनी फोकस दूरी को कम करता है, क्योंकि जब नेत्र समीप की वस्तु को देखता है तो उस समय उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसकी तलों की वक्रता त्रिज्या घट जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है और इस प्रकार समीप रखी वस्तु का पुनः प्रतिबिंब रेटिना आर पर बन जाता है, स्पष्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं।
तो यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। यदि नेत्र लेंस में यह क्षमता ना हो, समंजन क्षमता ना हो, तो नेत्र किसी एक ही वस्तु को देख सकता है, या तो दूर स्थित वस्तु को देख सकता है या समीप स्थित वस्तु को देख सकता है। इसमें कहा जाता है कि नेत्र लेंस अपने निकट स्थित या समीप स्थित बिंदु पर अधिकतम समंजन क्षमता लगा के उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त कर लेता है। लेकिन समंजन क्षमता की भी एक सीमा होती है। जैसे जैसे वस्तु को या बिंदु को नेत्र की ओर रखते जाते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता की भी एक सीमा होती है, अर्थात नेत्र के समीप वह बिंदु या निकटतम वह बिंदु जिस पर नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगा के उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त कर सकता है या बना सकता है, तो उस बिंदु को उस नेत्र के लिए निकट बिंदु कहते हैं, नियरेस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है। इसी के विपरीत नेत्र के सामने स्थित वह दूर बिंदु या वह दूरतम बिंदु या अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए उसके प्रतिबिंब को देख सकता है या उसके प्रतिबिंब को रेटिना पर प्राप्त कर सकता है, तो उस बिंदु को उसका दूर बिंदु कहा जाता है, फार्देस्ट पॉइंट कहा जाता है। अब ये इसमें देखा गया है कि नेत्र के सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है उसका मान 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत पर होता है। और इसी निकट बिंदु को बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बोला जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यानी सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नेत्र शंकु और नेत्र दंड के बारे में। अब इसके बाद ये नेत्र दंड और शंकु क्या होता है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश सिराएं होती हैं या रेटिना जो होती है, मानव नेत्र के भीतर का जो स्तर होता है या रंगीन पर अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसमें बहुत सी प्रकाश सिराएं उपस्थित रहती हैं, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स उसमें रहती हैं। और उसमें मुख्यतः दो प्रकार की ऐसी सेल होती हैं या कोशिकाएं होती हैं जो कुछ दंडाकार आकृति की होती है, छड़ की आकृति को होती है, जिसको रॉड शेप्ड कहते हैं, यानी नेत्र दंड उसको बोला जाता है। और कुछ शंक्वाकार आकृति की होती हैं, कोन शेप्ड होती हैं, जिसको नेत्र शंकु कहा जाता है। इसमें जो नेत्र दंड यानी जो दंडाकार आकृति की होती हैं वह प्रकाश की तीव्रता या उसकी चमक के लिए सुग्राही होती हैं, और जो शंक्वाकार सेल होती है वह प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती है। अर्थात शंक्वाकार सेल की सहायता से ही हम लोग रंगों का अनुभव करते हैं या उसका आभास करते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है उसकी आंख के रेटिना में एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेल होती है जो केवल परावैंगनी रंग के लिए सुग्राही होती है, अर्थात वह परावैंगनी रंग को भी देख सकता है, जबकि मानव नेत्र उन रंगों को नहीं देख सकता है। इसी तरह से जो मुर्गे होते हैं उसकी आंख के रेटिना में दंडाकार सेलों की संख्या कम होती है, अर्थात उनका जो नेत्र होता है वह प्रकाश की तीव्रता के लिए कम सुग्राही होता है। इसीलिए जो मुर्गा होता है वह दिन में जल्दी जग जाता है और रात को जल्दी ही सो जाता है, अर्थात सूर्योदय होते ही वह जग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। तो इसका कारण यह है कि उसकी आंख की रेटिना जो होती है प्रकाश की तीव्रता के लिए कम सुग्राही होती है, इसीलिए उसको सूर्योदय जैसे ही होता है तो कम प्रकाश ही आता है, रात में अंधेरा रहता है। जैसे सूर्योदय होता है तो एकाएक प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो मुर्गे की नेत्र होता है या रेटिना होता है वह प्रकाश के लिए कम सुग्राही है, इसलिए उसको समझ में आता है कि बहुत अधिक प्रकाश उत्पन्न हो गया है, इसीलिए वह जग जाता है। और इसके साथ ही जैसे सूर्यास्त होता है तो दिन का जो प्रकाश होता है अधिकतम होता है, जैसे सूर्यास्त होता है प्रकाश की मात्रा अचानक कम हो जाती है, तो उस तरह से वह तीव्रता के लिए उसके नेत्र कम सुग्राही होता है, तो उसको वह महसूस होता है कि प्रकाश की मात्रा घट गई, अंधेरा महसूस होने लगता है, इसीलिए वह जल्दी सो जाता है।
तो ये था मानव नेत्र दंड और शंकु, यानी नेत्र के अंदर जो प्रकाश संवेदित सेलें होती हैं उनमें दो मुख्य सेलें होती हैं, जो दंडाकार सेल होती है और शंक्वाकार सेल होती है, जो क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के रंग के लिए सुखग्राही होती है, जिनका हमारे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए इन दोनों सेलों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब आइए इसके बाद जानते हैं हम लोग दृष्टि क्षेत्र, व्यू ऑफ फील्ड के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं दृष्टि क्षेत्र के बारे में। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है कि जो नेत्र, मानव नेत्र या किसी भी जंतु का नेत्र, कोई भी एक नेत्र क्षैतिज स्थिति में जितना अधिकतम क्षेत्र तक देख सकता है या उस क्षेत्र में रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वही क्षेत्र उसका दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें देखा गया है कि किसी एक नेत्र का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह 150 डिग्री होता है या 150 अंश तक होता है, यानी उसका जब भी देखेंगे क्षैतिज तल पर 150 अंश के शंकु कोण आकृति में उसका दृष्टि क्षेत्र होगा। लेकिन मानव शरीर में दो नेत्र पाए जाते हैं, तो दोनों नेत्रों के कारण जो दृष्टि क्षेत्र होता है उसका विस्तार हो जाता है, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 180 अंश तक। यानी जो मानव नेत्र होता है उसका दृष्टि क्षेत्र 180 अंश हो जाता है, और यह दो नेत्र होने के कारण होता है। तो ये दो नेत्र होने के लाभ हो गए। फिर इसी तरह से आगे देखा जाता है कि जब हम लोग एक नेत्र को बंद करते हैं और एक नेत्र की सहायता से देखते हैं, तब उसमें कोई भी वस्तु होता है तो वह उसकी वस्तु की द्विमीय स्थिति यानी 2 डायमेंशनल सिचुएशन को ही निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई का ही यथार्थ निर्धारण कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों नेत्र खोलेंगे एक साथ, तो उन दोनों नेत्रों के कारण वस्तु की त्रिविम स्थितियों का निर्धारण आसानी से हो जाता है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसकी स्पष्टता और बढ़ जाती है। तो ये दो नेत्र होने के लाभ हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि जो मानव नेत्र होता है उसकी संरचना या स्थिति इस तरह से होती है कि सिर के सामने दोनों नेत्र उपस्थित रहते हैं और दोनों संरेखित अवस्था में रहते हैं, एक ही रेखा पर स्थित रहते हैं, और उनके बीच की दूरी बहुत कम रहती है, कुछ सेंटीमीटर होती है। तो इससे ये लाभ होता है कि दृष्टि क्षेत्र का विस्तार बढ़ जाता है, 180 अंश हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है, और उसके साथ साथ किसी भी वस्तु की त्रिविम स्थितियों का निर्धारण और उस वस्तु की सममितता का निर्धारण आसानी से होता है। और इसके साथ साथ इसमें होता है कि दोनों नेत्र होते हैं, तो दोनों नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का एक ही दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसको मस्तिष्क दोनों नेत्रों द्वारा बने प्रतिबिंब के संयोजन से समायोजन करके एक ही प्रतिबिंब का आभास करता है या एक ही प्रतिबिंब को प्राप्त करके उसको देखता है। तो इस तरह से दोनों नेत्रों के कारण किसी भी वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब होता है वह दोनों प्रतिबिंबों को समायोजन के कारण साफ दिखाई देने लगता है और उसकी त्रिविम स्थिति भी आसानी से समझ में आ जाती है। फिर इसके बाद आते हैं कि कुछ जंतु जो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके जो नेत्र होते हैं सिर के दोनों तरफ होते हैं, दाएं बाएं लगाए जाते हैं, अगल बगल लगाए जाते हैं, एक ही अक्ष के अनुदिश होते हैं, लेकिन उसके सिर के दाएं बाएं लगाए जाते हैं कि उनका जो दृष्टि क्षेत्र हो वह 180 अंश तो हो, उसके साथ साथ वह क्षैतिज अवस्था में दोनों तरफ बहुत अधिकतम दूरी तक देख सके और अपने कार्य में आसानी प्राप्त कर सके या सरलता प्राप्त कर सके। तो इसीलिए जंतुओं के जो नेत्र होते हैं सिर पर दो दिशाओं में होते हैं, दाएं और बाएं की तरफ होते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीखें कि जो नेत्र होता है दो, उनकी संख्या दो होने के क्या क्या लाभ हैं। इसमें 4 लाभ हैं। पहला, उनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, उसमें उसकी वृद्धि हो जाती है, यानी एक नेत्र का 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
दोनों नेत्रों का मिला के 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिर उसके बाद उसकी वस्तु की एक नेत्र के लिए द्विविम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों नेत्र रहेगा तो उसके त्रिविम स्थितियों का भी निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरा इसका लाभ है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वस्तु के स्पष्टता का, वह आसानी से बढ़ सकता है दोनों नेत्रों के कारण। फिर चौथा इसका लाभ इसमें है कि जो नेत्र होता है उसकी स्थिति एक अक्ष के अनुदिश रहने के कारण जो उनके द्वारा बने प्रतिबिंब, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनते हैं, तो उनको मस्तिष्क के द्वारा समायोजन करके एक प्रतिबिंब बनाया जाता है जो उन दोनों प्रतिबिंबों से या उनकी अपेक्षा बहुत ही स्पष्ट होता है, आसानी से उसको देख सकते हैं, उसके बारे में त्रिविम स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। तो ये था मानव नेत्र या नेत्र की दृष्टि क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू इसको बोल सकते हैं। तो बस आज इतना ही, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।